हेलो स्टूडेंट, आज एनर्जी कंजर्वेशन का हम चैप्टर नंबर 4 विद्युत उपयोग में ऊर्जा दक्षता का लेक्चर नंबर 2 देखते हैं। इसमें क्या है, अब पढ़ते हैं हम रेसिप्रोकेटिंग पंप की क्षमता यानी कैपेसिटी कितनी होती है। तो देखिए, प्रति इकाई समय में पंप द्वारा डिलीवर्ड द्रव का आयतन उसकी क्षमता कहलाता है, यानी यूनिट टाइम में। यानी हमने टाइम फिक्स कर दिया, जैसे 1 मिनट में कितना पानी आ रहा है, तो जितना पानी निकाल रहा है ये उसकी क्या कहलाएगी 1 मिनट में, तो उसकी क्या कहलाएगी, ये क्षमता कहलाएगी। मिनट भी ले सकते हैं, घंटा भी ले सकते हैं, सेकंड भी ले सकते हैं, ठीक है। उस तरीके से इसकी इकाई सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड, मीटर क्यूब प्रति सेकंड, लीटर प्रति सेकंड आदि प्रयोग की जाती है। यहाँ पर क्या करते हैं हम, 1 घंटे या 1 मिनट तक देखेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, 1 ही सेकंड में देख लेते हैं हम, तो पर सेकंड रखते हैं। प्रत्यामी पंप द्वारा डिलीवर्ड आयतन, आयतन का यूनिट क्या होता है, या तो सेंटीमीटर क्यूब हो सकता है, मीटर क्यूब हो सकता है, या लीटर हो सकता है। आयतन या उसकी क्षमता दाब पर निर्भर नहीं करती, वरन उसकी गति बदलने से परिवर्तित होती है। इसके यूजेस देखते हैं। कम क्षमता तथा उच्च शीर्ष के लिए प्रत्यामी पंपों का प्रयोग किया जाता है। प्रत्यामी पंप को न्यूमेटिक प्रेशर सिस्टम, वायु दाब निकायों, छोटे बॉयलर में पानी भेजने तथा हल्के तेलों के लिए प्रयोग करते हैं। ऑयल ड्रिलिंग क्रियाओं में भी इसका प्रयोग किया जाता है। घरों आदि में इसका उपयोग हस्त हैंड पंप तथा तेल के पंप के रूप में किया जाता है। अब देखते हैं भाई सेंट्रीफ्यूगल पंप। रेसिप्रोकेटिंग पढ़ चुके हैं, अब देखते हैं सेंट्रीफ्यूगल। अपकेंद्रीय पंप बोलते हैं इसे हिंदी में। अपकेंद्रीय पंप गतिक दाब पंप का उदाहरण है, ठीक है, तथा अपनी क्रिया के लिए अपकेंद्रीय बल पर निर्भर करता है, यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर। लगातार प्रदाय तथा कम अनुरक्षण के कारण आजकल इनका अधिकतम प्रयोग हो रहा है। इनका प्रिंसिपल देखते हैं भाई। चित्र 4.3 के अनुसार यदि किसी बेलनाकार बर्तन में पानी भरकर उसे केंद्रीय ऊर्ध्व एक्सिस ए, जो ये यहाँ एक एक्सिस मान लीजिए, वर्टिकल एक्सिस पर घुमाया जाए, यानी किसी बाल्टी में भर के पानी को घुमाया जाए किसी एक्सिस के अबाउट, तो क्या करता है, तो द्रव को संतुलित तल जो पहले क्षैतिज था अब वक्र हो जाता है। देखिए, बाल्टी को घुमाते हैं तो बाल्टी के किनारों पे पानी उठ जाता है और सेंटर में क्या हो जाता है, नीचे चला जाता है। यही इस चित्र में दिखाया गया है। घूमने के कारण द्रव पर अपकेंद्रीय बल लगता है जो उसके बर्तन की परिधि की ओर फेंकता है। ये किस लिए होता है, बाल्टी के किनारों पर क्यों होता है, जब घुमाते हैं तो उस पर क्या होता है, किसी द्रव का जो पार्टिकल है उस पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या करेगा, उसको बाहर की ओर फेंकने का काम करेगा, बाहर की ओर फेंकने का काम करेगा, क्योंकि द्रव बर्तन को पार नहीं कर पाता, तो अतः इसलिए क्या होता है, बर्तन की परिधि की ओर ऊपर उठ जाता है तथा केंद्र पर द्रव का तल नीचे हो जाता है। जब अपकेंद्रीय बल के कारण द्रव परिधि की ओर जाता है तो केंद्र पर या उसके निकट आंशिक निर्वात उपजता है। सेंटर पर क्या हो जाता है, वैक्यूम क्रिएट हो जाता है तथा वायुमंडल दाब के कारण द्रव तल नीचा हो जाता है, परंतु परिधि की ओर द्रव उठ जाता है। द्रव की इस उड़ान एच के कारण उसमें दाब शीर्ष प्रेशर हेड स्थापित हो जाता है। ये दाब शीर्ष द्रव के उस स्थान पर गति करता है। देखते हैं इसमें क्या देखा था हमने। जब घुमाएंगे तो क्या होगा, किनारे का वाटर बढ़ जाएगा, बीच में क्या हो जाता है, वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। अब यदि बर्तन को घुमाते रहे, उसके केंद्र को द्रव कुंड से संबंधित कर दिया जाए तो लगातार ही आंशिक निर्वात के कारण द्रव केंद्र पर खिंचता रहेगा
और लगातार ही द्रव बर्तन की परिधि पर एच शीर्ष के साथ प्राप्त होता रहेगा। देखो परिधि पे क्या कितना उठ रहा है, एच उठ रहा है। घुमाते रहोगे तो लगातार क्या होता रहेगा, कितना भी पानी आता रहे, वैक्यूम क्रिएट होता रहेगा सेंटर में, और वहाँ खाली स्थान रहेगा। खाली स्थान रहने के कारण क्या हो जाएगा, निर्वात क्रिएट होने की वजह से पानी आता रहेगा, और किनारे पे क्या होगा, एच हाइट मिलती रहेगी। बर्तन के व्यास पर दाब आरेख चित्र 4.3 में ऊपर दिखाया गया है। देखिए इस तरीके का डायग्राम दिखाया गया है। अपकेंद्री पंप की क्रिया का यही सिद्धांत है, जो कि एक प्रतिवर्तित या रिवर्स्ड प्रक्रिया टरबाइन, रिवर्स रिएक्शन टरबाइन के समान रहता है। अब देखते हैं इसकी संरचना, कंस्ट्रक्शन और वर्किंग। तो देखिए ये संरचना दी हुई है चित्र 4.4 में। देखो बीच में इसका नेत्र दिया हुआ है आई, और नीचे क्या दिया हुआ है, सक्शन पाइप, और ये वॉल्यूट केसिंग है, ये आवरण है जो पानी के लिए मतलब डाइवर्ज होने से रोकता है, एक से ही रास्ते में पहुंचाता है। और ये घूमने वाला क्या है, इम्पेलर। अब देखिए यहाँ पर देखो, आप देखना वेन्स जो बने हुए हैं यहाँ पे, जो इसके पंख से बने हुए हैं, ये कैसे बने हुए हैं, हम उल्टा सोचते हैं इस तरीके को, ये क्लॉकवाइज घूमेगा, और ये बनाए किस तरीके से, लोग इसे क्या समझते हैं कि ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। जो वेन्स बने हुए हैं किस तरीके से घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज, बल्कि ये इस डायग्राम में क्या दिखाया है, देखिए ये क्लॉकवाइज घूमता है। जो इसके बेंस का कर्व दिखाया गया है हमारे लिए, हम इस कर्व के आधार पर क्या मान लेते हैं कि ये एक एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो ये पानी उठाएगा, जबकि ये गलत है। इस यहाँ पे किस तरीके से घूमेगा, ये क्लॉकवाइज घूमेगा। जो इसका इम्पेलर है किस तरीके से घूमेगा, क्लॉकवाइज। देखिए इस तरीके से जब ये क्लॉकवाइज घूमेगा तो पानी क्लॉकवाइज इधर से निकलता हुआ यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, फिर अब इसका देखते हैं। चित्र 4.4 में अब केंद्रीय पंप की सरल संरचना में उसके प्रमुख अंग प्रदर्शित किए गए हैं। इसके प्रमुख अंग नंबर 1 इम्पेलर, नंबर 2 केसिंग, नंबर 3 सक्शन पाइप, नंबर 4 डिलीवरी पाइप, ठीक है, और पैकेजिंग आदि हैं। अब देखते हैं इसके ऑपरेशन। पंप में इम्पेलर के केंद्र पर द्रव प्रवेश करता है। देखिए जहाँ आई दे रखी है, आई यहाँ पर द्रव प्रवेश करता है, और इस प्रवेश को क्या कहते हैं, आई कहते हैं। इसलिए इसी स्थान पर चूषण पाइप लगा दिया जाता है। सक्शन पाइप कहाँ पे क्रिएट किया जाता है, यहीं पे कनेक्ट किया जाता है। और ये जो आशंकावर्त आवरण से निकास पर डिलीवरी वाल्व लगा देते हैं, और यहीं से द्रव बाहर निकलता है। चलाने से पहले इस पंप में से हवा को बाहर निकालना आवश्यक है, इसीलिए पंप में पिन्हान यानी प्राइमिंग की जाती है, अतः पंप में के चूषण पाइप तथा आवरण आदि में द्रव भरा जाता है। इस प्रकार ये पंप एक प्रतिवर्ती या रिवर्स्ड प्रक्रिया टरबाइन की भांति द्रव से भरकर क्रिया करता है। अब देखिए इसका फिटिंग्स वगैरह देख लीजिए किस तरीके से। यहाँ देखिए मोटर लगी हुई है, मोटर के साथ क्या कनेक्ट किया हमने, पंप है ना, जो कपलिंग के द्वारा कनेक्ट हुआ है। ये क्या है, अपकेंद्री पंप। अब अपकेंद्री की पंप के ऊपर क्या लगा दिया है हमने, वॉल्व लगा दिया, डिलीवरी वॉल्व। अब नीचे क्या हुआ है हमारा, सक्शन पाइप। जहाँ से पानी खींचना है वहाँ तक सक्शन पाइप लगाते हैं, और जब ये मोटर के द्वारा प्लिंक से कनेक्ट करके इम्पेलर इसकी शाफ्ट घुमाई जाती है, तो क्या क्रिएट होता है वहाँ पे, रोटेटरी मोशन के कारण क्या क्रिएट हो जाता है वहाँ, सक्शन क्रिएट हो जाता है।
अब जब सक्शन क्रिएट हो जाता है तो सक्शन की वजह से क्या होगा, यहाँ वायुमंडलीय दाब ज़्यादा हो जाएगा तो प्रेशर डिफरेंस की वजह से पानी ऊपर की ओर उठने लगेगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाने लगेगा। इसी तरीके से बाहर की सतह पे क्या हो जाता है, वायुमंडलीय दाब से ज़्यादा हो जाता है इसका, तो फिर तुम्हारा डिलीवरी वाल्व के द्वारा ऊपर पहुंचा दिया जाता है। विद्युत मोटर या किसी प्राइम मूवर की सहायता से इम्पेलर को घुमाया जाता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के से इम्पेलर के केंद्र पर का पानी उसकी परिधि की ओर जाता है, जिससे केंद्र पर आंशिक निर्वात पार्शियल वैक्यूम उत्पन्न हो जाता है। फलस्वरूप चूषण पाइप का द्रव इम्पेलर के केंद्र या नेत्र की ओर प्रवाहित होने लगता है। जब द्रव इम्पेलर की परिधि से आवरण में आता है तो उससे पर्याप्त गतिज ऊर्जा तथा कुछ दाब ऊर्जा भी होती है। जैसे जैसे ये द्रव आवरण में आगे की ओर प्रभावित होता है, आवरण के बढ़ते हुए कार्ड के क्षेत्रफल के कारण द्रव की गतिज ऊर्जा दाब ऊर्जा में बदलती जाती है। इस प्रकार आवरण के निकास तक पहुंचने पर द्रव काफ़ी दाब ऊर्जा ग्रहण कर लेता है। ये क्या केसिंग क्या है, वहाँ ऊपर जब इम्पेलर से निकलता है तो पतली है, आगे मोटी होती हुई चली जाती है, तो क्या होता है, उसका क्षेत्रफल बढ़ने के कारण उसका प्रेशर बढ़ता चला जाता है, वेलोसिटी कम हो जाती है, जिससे वह प्रदाय पाइप में ऊपर चढ़ता है या दाब से प्रभावित होता है। पंप के चूषण पाइप के निचले सिले पर छलनी तथा तलबाल भी लगा होता है। छलनी के कारण पानी से मिली हुई गंदगी जैसे पत्तियां, कीचड़ आदि चूषण पाइप के प्रवेश नहीं कर पाते। यदि इस प्रकार की गंदगी पंप के चली जाए तो इम्पेलर को हानि होती है। अब देखते हैं इसकी पंप की फिटिंग्स। फिटिंग्स क्या है, विद्युत मोटर इसे पंप इम्पेलर को घुमाने तथा शक्ति देने के लिए प्रयोग किया जाता है। कपलिंग क्या है, कपलिंग से दोनों का शाफ्ट कनेक्ट किया जाता है। इम्पेलर क्या है, ये पंप का घूमने वाला अंग है जो द्रव को घुमाने का काम करता है। केसिंग में क्या है, उसका प्रेशर बढ़ाया जाता है और एक विशेष रास्ते के लिए उसका पानी का निकास दिया जाता है और प्रेशर बढ़ा देता है। अब देखते हैं सक्शन पाइप। इसका एक सिरा इम्पेलर के नेत्र पर, दूसरा जहां से पानी निकालना हो वहां पहुंचा दिया जाता है। फुट वाल्व क्या होता है, फुट वाल्व ये होता है जब तुम्हारा पानी बंद हो तो नीचे के लिए पानी ना गिरे, ये फुट वाल्व होता है। ये वाल्व चूषण पाइप के द्रव के अंदर डूबे हुए सिरे पर लगा रहता है तथा पाइप में आए द्रव को वापस नहीं जाने देता। छलनी क्या है, कीचड़ वगैरह नहीं आने देती, पत्तियां वगैरह जो इम्पेलर में ना पहुँचें। डिलीवरी वाल्व जहां पाइप से पानी पहुंचाना हो वहां लगाया जाता है। डिलीवरी वाल्व ये प्रदाय वाल्व तथा पंप के प्रदाय के बीच लगा रहता है। इसके द्वारा द्रव की निर्गत तथा शीर्ष का नियंत्रण किया जा सकता है। दाब गेज चूषण पाइप पर पंप के प्रवेश के निकट प्रदाय पाइप में प्रदाय वाल्व के पश्चात एक दाब गेज लगाई जाती है। बेस क्या है, ग्लैंड, पैकेज तथा भरण बॉक्स। पूर्ण पंप संयोजन असेंबली में विभिन्न जोड़ स्थानों पर इनके प्रयोग का क्षरण लीकेज रोकने के लिए किया जाता है। अब देखते हैं पंप में ऊर्जा बचत के उपयोग उपाय कि पहले हमने पंप पढ़ा, अब पंप में ऊर्जा की सेविंग कैसे कर सकते हैं हम। ठीक है, तो पहले क्या है, उपयोग के लिए सही पंप का चयन किया जाए, सही साइज के पंप का उपयोग करें, यानी कि हमारा वाटर का डिस्चार्ज हमें कम की आवश्यकता है। ठीक है, हमें कम पानी ऊपर पहुंचाना है और हमने हाई पावर का पंप लगा दिया। अब हाई पावर का हमने पंप लगा दिया तो उसको घुमाने के लिए हमें बड़े मोटर की आवश्यकता होगी, जो हमारी विद्युत इलेक्ट्रिसिटी के लिए क्या करेगी, ज़्यादा खर्च करेगी। तो इस तरीके को, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें चयन करना चाहिए पंप का। जितने लेवल का पानी, जितने प्रेशर का पहुंचाना, उसी साइज का हमारे लिए क्या करना चाहिए, पंप का इस्तेमाल करना चाहिए। सही ट्रिम का उपयोग करें ताकि कंट्रोल वाल्व पर होने वाले लॉस से बचा जा सके। दाब लॉस कम होना चाहिए।
सही साइज का कंट्रोल वाल्व होना चाहिए। चर गति चालन का उपयोग करना चाहिए ताकि कम ऊर्जा खर्च हो। पंप का रखरखाव सही होना चाहिए। अधिक दक्षता वाले पंप का उपयोग करना चाहिए। अनेक पंपों का उपयोग करें, ऊर्जा बचेगी। अनावश्यक उपयोग ना करें। ठीक है, अब हम लोग पंप कंप्लीट कर चुके हैं। पंप के बाद दूसरा उपकरण आता है कंप्रेसर, एयर कंप्रेसर। अब हम इनके बारे में पढ़ते हैं। द फंक्शन ऑफ ए कंप्रेसर इज टू कंप्रेस ए डेफिनिट क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड एंड डिलीवर इट एट ए रिक्वायर्ड प्रेशर। क्या करता है? पहले एक डेफिनिट क्वांटिटी मतलब पर्याप्त मात्रा की एयर के लिए एक प्रेशर तक दबाता है और उसे आवश्यकता अनुसार जितना प्रेशर चाहिए उतने प्रेशर पे हमारे लिए दे देता है। कंप्रेस करके प्रेशर बढ़ाता है। एक संपीडक, कंप्रेसर को संपीडक कहा जाता है। एक संपीडक का प्रमुख कार्य किसी तरल, प्रायः गैस अथवा वायु की निश्चित मात्रा को वांछित दाब पर आपूर्ति करना है। ठीक है, देखते हैं। वायु संपीडक में वायु को संपीड़ित करके उसे वायुमंडल से अधिक दाब पर सप्लाई किया जाता है। क्रिया के अंतर्गत वायु संपीडक वायुमंडल से वायु को सक करता है और उसे उच्च दाब पर संपीड़ित करके स्टोरेज वेसल में भेजता है। स्टोरेज वेसल में संपीड़ित वायु को पाइपलाइन के सहारे अन्यत्र ले जाया जा सकता है जहां उसका उपयोग किया जाता हो। वायु को संपीड़ित करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा एक प्राइम मूवर के माध्यम से प्रदान की जाती है। प्रथम चालक संपीड़क पर कार्य करके उसे गति प्रदान करता है तथा प्रथम चालक विद्युत मोटर या आईसी इंजन कोई भी हो सकता है। वायु संपीड़क के क्रिया सिद्धांत को चित्र 4.8 में प्रदर्शित किया गया है। देखिए यहाँ पे क्या करते हैं हम, प्रथम चालक लिया, प्रथम चालक के द्वारा हमने कुछ कार्य किया। कार्य करने से क्या होगा, जो निम्न प्रेशर एयर आएगी उसको हम क्या करेंगे, उच्च प्रेशर में बदल देंगे। अब देखिए इसका सिंबल कैसे दिखाया गया है, जहाँ पे एयर एंटर होती है वहाँ एरिया ज़्यादा है। ठीक है, वायु संपीड़क इकाई के मूल अवयव। वायु का संपीड़न करने के लिए एक वायु संपीड़क, इसके क्या है, 3 मूल अवयव हैं। पहला क्या है, वायु का संपीड़न करने के लिए एक वायु संपीड़क। दूसरा, संपीड़न को गति प्रदान करने के लिए बाह्य शक्ति जैसे मोटर या आईसी इंजन। तीसरा, संपीड़ित वायु को एकत्रित करने के लिए एक स्टोरेज वेसल। अरे देखिए हम क्या करते हैं, जब हम कहीं पे भी अपनी गाड़ी में हवा डलाते हैं तो उसमें क्या होता है, वहाँ एक कंप्रेसर होता है, कंप्रेसर लगा हुआ होता है वहाँ। और जो बड़ा सा सिलेंडर होता है वो क्या होता है, स्टोरेज वेसल, उसमें कंप्रेस्ड एयर भरी हुई होती है। तो वो उसको वाल्व खोलता है और हमारे टायर में हवा डाल देता है। संपीड़ित वायु के प्रयोग, छोटे इंजनों विशेषकर पोर्टेबल इंजनों को ऊर्जा शक्ति प्रदान करने के लिए, फैक्ट्री में मशीन को चलाने के लिए, सड़क निर्माण कार्यों में, खनन क्रियाओं में, बस ट्रक ट्रेन आदि में ब्रेक लगाने के लिए, पानी के पंप चलाने या स्प्रे पेंटिंग करने के लिए, डीजल इंजन चलाने में, ब्लास्ट भट्टी तथा स्टील प्लांट में, बेसिमर कन्वर्टर में धातु गलाने में, जटिल प्रक्रियाओं की ढलाई को साफ करने के लिए कंप्रेस्ड एयर का प्रयोग किया जाता है। वायुयान में गैस टरबाइनों को चलाने के लिए, बड़े अंतर्दहन इंजनों में समार्जन एवं सुपरचार्जिंग करने के लिए। अच्छा देखिए इतना काम इसमें क्या दिखाया है, ये कंप्रेस्ड एयर को हम कहाँ कहाँ उपयोग कर सकते हैं। तो इतने जो पॉइंट्स थे
इनमें अब हम देखते हैं कंप्रेस्ड एयर का हम टायर में हवा डालने के लिए भी कर सकते हैं। गाड़ियों की मतलब क्या करते हैं, इंटरनल वॉशिंग के लिए जो हमारी कार वगैरह हैं उनके अंदर जो धूल मिट्टी चली जाती तो उसको किसके द्वारा हम कंप्रेस्ड एयर के द्वारा साफ़ करते हैं। जनरली ये छोटा सा काम बता रहे हैं कि जैसे लैपटॉप का कीबोर्ड वगैरह होता है तो इसको हम कंप्रेस्ड एयर के द्वारा साफ़ करते हैं। इन सब कामों में इसका इस्तेमाल किया जाता है।